अस्सलाम वालेकुम यहाँ मौजूद उत्तर प्रदेश के सेंट्रल के अध्यक्ष जनाब नौमान नदवी साहब, महासचिव जनाब मलिक मोनी साहब, महिला की नगर अध्यक्ष मोहतरमा हसीना हाशमी साहिबा, हमारे सभी गयूर दोस्त नौजवान, हमारे बुजुर्ग, हमारे भाई, हमारी बहनें, आज ही के दिन हैदराबाद में 1958 में मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन की बुनियाद दोबारा से डाली गई। आज 2 मार्च को मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन का फाउंडेशन डे मनाया जाता है हर साल। इस स्थापना दिवस को मनाने के लिए बहुत आसान सफर नहीं रहा। मैं समझता हूं कि मजलिस के लोगों ने, हम लोग तो बाद में आए। मैंने 2017 में 17 फरवरी सन 2017 को समाजवादी पार्टी से इस्तीफा देकर MIM ज्वाइन किया। असद साहब ये बात जानते हैं जो मैं कहने जा रहा हूं कि जब मैंने पार्टी छोड़ी, समाजवादी पार्टी, तो मेरे पास बहुत से ऑप्शन थे। ये बात हमारे बॉस भी जानते हैं, सदर साहब भी जानते हैं कि हमारे पास कांग्रेस से भी ऑफर था, बहुजन से भी ऑफर था, और मैं भी ये बात जानता था कि सरकार यहां या तो बहुजन की बनेगी या समाजवादी की बनेगी, और हो सकता हो अलायंस में कांग्रेस की बन जाएगी। मुझे मालूम था कि मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन की सरकार नहीं बनेगी, लेकिन फिर भी मैंने जब समाजवादी पार्टी से इस्तीफा दिया तो मैंने असद साहब का हाथ थामा, ये जानते हुए कि मैं MIM में आने के बाद सरकार में हिस्सेदारी नहीं कर पाऊंगा। उसके बाद भी मैंने MIM इसलिए थामी कि मुझे अंदर से मेरे दिल में एहसास था कि MIM इकलौती ऐसी पार्टी हिंदुस्तान की है जो हकीकी तौर पर, जमीनी तौर पर मुसलमानों की आवाज है। कोई मुसलमानों की आवाज नहीं है। मुसलमानों से 100% वोट ले रहे हैं और 5%, 4%, 3% वापस कर रहे हैं। लेकिन मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन एक ऐसी तंजीम है जिसको आप देते कुछ नहीं है। उत्तर प्रदेश हो या बिहार हो या बंगाल हो या दिल्ली हो या राजस्थान हो या महाराष्ट्र हो, मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन को हम लोग की तरफ से जो कंट्रीब्यूशन है, जो हम देते हैं, वो शायद 10% भी नहीं, 5% भी नहीं, 2.5% भी नहीं। लेकिन मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन हमसे लेती तो कुछ नहीं, लेकिन अपना सब कुछ, जैसे कहा जाता है तन मन धन, सब मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन और उसके नेता मुसलमानों के लिए कुर्बान कर रहे हैं। इस बात से मुतासिर होकर मेरे जैसे बहुत से लोग मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन से मुतासिर होकर मजलिस में या तो आए हैं या आना चाहते हैं। अब जो लोग आना चाहते हैं, अगर हम उनको पार्टी में नहीं ले पा रहे हैं तो ये उन लोगों की कमी नहीं है जो हम पार्टी में नहीं आ रहे हैं, ये हम लोगों की कमी है कि हम उनको पार्टी में ले नहीं पा रहे हैं। हमारे काम में कमी है, हमारे काम में कोई खराबी है कि जो लोग मोहब्बत करते हैं हम उनको जोड़ नहीं पा रहे। अब ऐसा क्यों है? मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन की कुर्बानियां, ना तो समाजवादी पार्टी ने वो कुर्बानी दी है, ना बहुजन ने दी है, कांग्रेस ने तो बिल्कुल नहीं दी है, बीजेपी ने भी नहीं दी है, RJD भी नहीं दी है, TMC ने भी नहीं दी है। अब कौन सी कुर्बानी की बात मैं कर रहा हूं? मैं उन कुर्बानियों की बात कर रहा हूं जिन कुर्बानियों के बारे में हमने सुना भी नहीं। महसूस करना तो अलग की बात है, अपने ऊपर झेलना तो अलग की बात है। अभी नौमान नदवी ने कहा कि 11 महीने जेल में रहे, गिरफ्तारियां हुई, घरों में ताले लगवाए गए। असद साहब कई बार अपने भाषणों में यह बात बोल चुके हैं कि जो मजलिस ने कुर्बानियां दी हैं, असद साहब छोटे से थे, असद साहब के वालिद साहब भी छोटे से थे। ये स्पीचेस में असद साहब बोलते, मैंने उनसे सुना कि घर के सारे मर्द को गिरफ्तार कर लिया गया, सारे अकाउंट सील कर दिए गए,
घर में कोई पैसा नहीं बचा था वाहिद ओवैसी साहब के, जिन्होंने बुनियाद डाली मजलिस की। सब भाइयों को जेल भेजा गया और घर का पानी और बिजली काट दी गई। असद साहब के मुंह से मैंने सुना कि उनके घर की औरतें अपने घर से निकलकर 800 मीटर दूर एक स्कूल में जाती थी और वहां पानी पीती थी, उनको पानी तक के घर में नहीं लाने देते थे। इतने जुल्म सितम के बाद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन खड़ी हुई है। तो ये कुर्बानी जो मैंने आपसे बताई, ये कुर्बानी हिंदुस्तान में किसी भी तंजीम के किसी भी नेता ने नहीं दी है। और उसके बाद उन पे इल्जाम लगता है हर चुनाव में कि आपने सुना होगा कि बीजेपी से पैसा ले लिया। कोई कह रहा है 5,000 करोड़ ले लिया, कोई कह रहा है 500 करोड़ ले लिया, कोई कह रहा है 2,000 करोड़ ले लिया। सब साहब को बताया जाता है कि ये बीजेपी के एजेंट है, ये बीजेपी से पैसा ले लेते हैं, कहते हैं ना, लेकिन कुर्बानी को याद नहीं करता। और इल्जाम वो लोग लगाते हैं जिन्होंने ना कभी असद साहब को सामने आमने देखा, ना कभी उनको छुआ, ना उनकी डायरेक्ट अपने कानों में आवाज सुनी। जिन लोगों ने उनको टीवी पे देखा या मोबाइल में यूट्यूब पे देखा, ऐसे लोग इल्जाम लगाते हैं कि बीजेपी से पैसा ले लिया। कई बार ऐसा होता है कि इल्जाम लग जाता है कि साहब कांग्रेस ने खरीद लिया, होता है। कई बार ऐसा होता है साहब फला ने खरीद लिया। तो मैं तो यहां देख रहा हूं 6 साल मुझे हो गए, 6 साल में सिर्फ बिक्री खरीद के अलावा कोई इल्जाम ही नहीं लगा जाता, कोई इल्जाम नहीं लगा। मुझ पर भी लगता है। मुझसे साहब ने कहा, मैंने कहा नहीं साहब, आप हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जब बिकवा सकते हैं तो आप हमें बिकवाने में कितना देर लेंगे। जब असद साहब के बारे में कह दिया कि 5,000 करोड़ में बिक गए, तो आपका बड़ा एहसान किया, आपने 5-10 लाख में बिकवा दिया हमको। कम से कम राष्ट्रीय अध्यक्ष की राह पर तो हम हैं। कमाल देखिए कि जो आपकी लड़ाई लड़ रहा है, जो आपकी आवाज उठा रहा है, जहां पर हम कोई नहीं पहुंच सकते लोकसभा में, हमारी किसी की एंट्री नहीं है, जहां पर हमारे भेजे हुए मुसलमान एमपीज बोलने को तैयार नहीं है, बात करने को तैयार नहीं मुसलमानों के बारे में, उस लोकसभा में वो असद ओवैसी आपके बारे में बात कर रहा है जिसको आपने वोट नहीं दिया, कुछ नहीं दिया आपने। आपने वोट किसको दिया? समाजवादी पार्टी दिया, किसी और को दिया? एमपी में समाजवादी पार्टी को वोट दिया 2019। और जब वहां बिल पास होता है ट्रिपल तलाक का, तो ऐसा थोड़ी होता कि समाजवादी पार्टी के या बहुजन समाज पार्टी के एमपी नहीं थे मुसलमान, या कांग्रेस के एमपी नहीं थे मुसलमान। और मुसलमान एमपी हिंदू वोट से जीत के नहीं जाता। तो खुल के बोल रहा हूं, मेरे वीडियो में। आज के दौर में भारतीय जनता पार्टी ने जो जहर बोया है, उसके हिसाब से मुसलमानों को कोई भी गैर मुसलमान वोट देने पर राजी नहीं है। वोट आपका लेकर समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, कांग्रेस पार्टी, आरजेडी, टीएमसी, शरद पवार की एनसीपी और तमाम पार्टियां जो नाम नहीं ले रहा हूं, इनके मुसलमान एमपी आपके वोट से चुन के जा रहे हैं। लेकिन जब ट्रिपल तलाक पे बिल आया, मदाखलत की गई, जब हमारी शरीयत में उसके खिलाफ बिल आया, तो आपको पता है कि कितने वोट पड़े? 2 वोट पड़े समर्थन में कि हम अपने शरीयत के साथ, और बाकी सारे वोट पड़ गए विरोध में कि नहीं साहब वो कानून ठीक बन रहा है, ट्रिपल तलाक का कानून मोदी जी ठीक बना रहे हैं। सबने वोट दे दिया और 2 वोट खाली, सिर्फ 2 वोट, एक असद साहब का और एक मुस्लिम लीग का। वो वोट शरीयत के साथ पड़े, जो ट्रिपल तलाक का कानून था इसके विरोध में पड़े। तो कहां गए एसटी हसन, कहां गए शफीकुर रहमान बर्क, कहां गए तमाम टीएमसी आरजेडी के जो नेता थे? इसरारुल हक साहब ने तो पहले कहा कि हमको हमारी गाड़ी ट्रैफिक में फंस गई, बोले कि ट्रैफिक में फंस गई। और संसद भवन से उनका जो घर था वो 1.2 किलोमीटर थे, कि अगर धीरे धीरे खरामा चलते और पैदल जाते तो 15 मिनट में पहुंच जाते।
उन्होंने कहा कि हमारी गाड़ी ट्रैफिक में फंस गई। बिहार के किशनगंज लोकसभा से जो एमपी थे कांग्रेस के, और बाद में शर्मिंदगी महसूस हुई तो उन्होंने कहा हमारी पार्टी ने हमको बोलने नहीं दिया और वोट डालने नहीं दिया। लड़ाई तो आपकी, हमारी, हम सब की लड़ाई तो असल वैसे सामने हो रही है। मैं लोगों से कहता हूं कि अगर हम कुछ नहीं दे सकते तो हमें इल्जाम भी नहीं लगाना चाहिए, जब तक कि हम अपनी आंखों से देख ना ले, अपनी आंखों से सुन ना ले। आज हिंदुस्तान के हालात आप सबसे छुपे नहीं, हम सब देख रहे हैं कि क्या हालात और किस नवैयत पर सियासत आ गई है। आप देखिए कि क्या किसी को यकीन है इस बात का? जितने एमपीज हैं, जितने एमएलए हैं मुसलमानों में, अगर इनसे पूछे कि साहब फला सीट छोड़कर फला से लड़ो, तो आपके सामने रोते फिरते हमारी तो विधानसभा काट दी, हमारे वोट तो उसमें जोड़ दिए। आपके कौन से वोट, किन वोटों की बात कर रहे हैं आप? मुसलमान वोटों की बात कर रहे हैं कि हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी छोटी करके यहां का वोट यहां जोड़ दिया, यहां का यहां जोड़ दिया। आप तो अपनी पार्टी की बात कीजिए भाई। समाजवादी पार्टी में यादव वोट मुसलमानों को नहीं मिल रहा है। अभी विधानसभा जो हुआ है 2022 का, इसमें सीधी सी बात थी कि अलायंस हुआ जयंत चौधरी का और अखिलेश जी का। अब हैरानी की बात देखिए कि जहां समाजवादी पार्टी का चुनाव निशान साइकिल था पश्चिम उत्तर प्रदेश में, साइकिल के चुनाव निशान पर जाट वोट नहीं मिला। आरएलडी का जो जाट था उसने साइकिल के चुनाव निशान पे मोहर नहीं लगाया। ये मैं ऐलान कह रहा हूं, मुझे चैलेंज कर दें, मुकदमा कर दें मेरे ऊपर, क्योंकि हो सकता है आप लोग के पास इस बात के आंकड़े ना हो, लेकिन हम लोग के पास विधानसभा में जो पोल स्टेशन होते हैं उसके हिसाब से आंकड़े हैं कि किस विधानसभा में कितना वोट है, कितने पोलिंग स्टेशन है। फर्ज कीजिए 450 पोलिंग स्टेशन बूथ है, उन बूथों में किस बूथ पे कितना वोट है, किस बूथ पर कितना वोट किस जाति का है, किस धर्म का है, सब आंकड़े हमारे पास। मैं इसलिए इस बिहार पे बोल रहा हूं कि जाटों ने साइकिल को वोट नहीं दिया, जाटों ने सिर्फ वही एलायंस को वोट दिया जहां के ऊपर हैंडपंप के ऊपर जाट खड़ा था, और जहां जाट नहीं था सारा वोट बीजेपी में, 7 वोट बीजेपी में चला गया। तो काहे का अलायंस? जब आप अपना वोट हमको दिला नहीं सकते हैं तो हमारे लोगों को यह सोचना होगा कि फिर हम आपको वोट देंगे। आप अपना वोट हमें नहीं दिला रहे तो हमारा वोट लेने का अधिकार कैसे आपको आ गया? अब सच्चाई से हम मुंह मोड़ नहीं सकते। हमें रहना इसी हिंदुस्तान में है, हालात चाहे कितने खराब हो जाए, हमको हालात अपने फेवर में बनाना होंगे। अगर दुश्मन हमसे ताकतवर है तो हमें अपनी ताकत को बढ़ाना होगा। अगर दुश्मन हमसे हर बार जीत रहा है तो हमें रणनीति बनाना होगी कि हम दुश्मन को हराएं कैसे। अगर हमने दुश्मन से बेहतर सोचना सीख लिया, दुश्मन मतलब पॉलिटिकल दुश्मन, दुश्मन मतलब राइवल, दुश्मन मतलब दूसरी पार्टी का वो नेता जो हमारे अगेंस्ट चुनाव लड़ रहा है। दुश्मन से कुछ और मत समझिएगा, मैदान चाहे जंग का हो और चाहे चुनाव का मैदान हो, जो सामने खड़ा होता है उसको हम लोग राइवल के ही नजर से देखते हैं। और मैदान जिस तरह का होगा लड़ाई उसी तरह की लड़ी जाएगी। क्रिकेट के मैदान में हम क्रिकेट का बैट लेके जाते हैं, पैड बांध के जाते हैं, ग्लव्स पहन के जाते हैं। अगर क्रिकेट के मैदान में कोई हॉकी लेके चला जाएगा या बैडमिंटन लेके चला जाएगा तो उसे खेलने दिया जाएगा? तो पहले तो हमको उनके नॉर्म्स देखना है कि कौन सा मैदान है, फिर उनका तरीका क्या है, फिर वो लड़ना कैसे चाहते हैं। अगर आप दुश्मन से बेहतर सोच नहीं सकते तो उससे जीत भी नहीं सकते। अगर दुश्मन से जीतना है तो पहले उसकी तरह या उससे बेहतर सोचना सीखना होगा, और उसके लिए हम सबको यूनाइट होना होगा, यकजहती लाना होगी। अगर हम चाहते हैं कि हमारी सरकार बने तो सिर्फ दुआओं से सरकार नहीं बनती है,
सरकार बनाने के लिए आपको इलेक्शन में खड़ा होना होगा, इलेक्शन लड़ना होगा। और सबसे अहम बात, खड़ा होना और लड़ने से बेहतर जो अहम बात है कि आपको वोट देना सीखना होगा। अगर आप अपने लोगों को वोट नहीं दे रहे हैं, अपनी पार्टी को वोट नहीं दे रहे हैं, अपने लोगों को नहीं जिता रहे हैं, अपने लोगों को विधानसभा में और लोकसभा में नहीं भेज रहे हैं, तो चाहे कितनी दुआएं मांग लीजिए सरकार नहीं बन सकती आपकी। सरकार बनाने के लिए पहले आपको अपने लोगों को जिताना होगा। और जिताना कैसे, ये आप जानते हैं, एक ही तरीका होता है, वोट का तरीका। अब वो पहले वाले तरीके तो खत्म हो गए, घोड़े चढ़ के आ रहे हैं। हाँ, कि यलगार हो नहीं, अब वो तरीके खत्म हो गए। अब लड़ाई बदल गई। पहले सेनाएं आमने सामने होती थी, अब पार्टियां आमने सामने होती हैं। पहले हाथ में तलवार होती थी, आज हाथ में वोट है आपके। जो वोट है यही आपका हथियार है, यही आपको जिताएगा भी और यही आपको हराएगा। सुना होगा पहले छोटी छोटी सी सेनाएं होती थी, बड़ी बड़ी सेनाओं को हरा देते थे, बड़ी बड़ी सेनाओं को, और वो हार जाती थी। और छोटी सेना का जो मालिक होता था, जो सरदार होता था, वो कब्जा कर लेता था। तो कैसे कर लेता था, डरता नहीं था वो। और इतने लोग ऐसे कैसे जीत जाएंगे, और इतनी बड़ी सेना से कैसे जीतेंगे? नहीं, उनको ये मालूम होता था कि अगर नहीं जीतेंगे तो मरना तय है, हमको जिंदा रहना है तो जीतना ही जीतना है। यही जज्बा आज आपको पैदा करना है कि अगर हम चुनाव नहीं जीतेंगे और सरकार में हिस्सेदारी नहीं लेंगे तो हमें अगर जिंदा रहना है, इज्जत की जिंदगी जीना है, तो हमें सरकार में हिस्सेदारी चाहिए। और हिस्सेदारी कैसे मिलेगी? जीत कर मिलेगी, सरकार में आके मिलेगी। और सरकार कैसे बनेगी? वोट से मिलेगी। वोट जब देंगे आप, 10 पार्टियां हैं, 10 पार्टी में एक सरकार बनाती है। लेकिन जब 9 पार्टियों को ये एहसास होगा कि साहब अगर मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन को साथ नहीं लेंगे, मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के असद वैसी साहब से बात नहीं करेंगे, तो जो इनको वोट मिल रहा है वो हमें हरा देगा। तो वो खुद ही आ जाएंगे चलकर, अखिलेश जी खुद ही आएंगे कि भाई ऐसा 80 सीटें हैं, 20 तुम ले लो, बाकी हमको दे दो। तब उनसे सौदा किया जा सकता है। ये तो दे देंगे, ये ले भी लेंगे, आगे सरकार बनने के बाद क्या दोगे? मैं कोई नई बात नहीं कर रहा, कोई ऐसी अचंभा वाली या कोई ऐसी बात नहीं कर रहा हूं जो इम्पॉसिबल है, हो नहीं सकती। 38 पार्टी गठबंधन बना के चल रहे हैं। ये जो सरकार बीजेपी की चल रही है, ये एनडीए है, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस है। ये अकेले नहीं चल रहे हैं, इनके अगेंस्ट जो लड़ रहा है वो यूपीए है, कांग्रेस के साथ बहुत से दल है, फिर एक थर्ड फ्रंट है, एक वाम मोर्चा है, बहुत सी पार्टियां आपस में है। तो मैंने कोई नई बात थोड़ी ना की कि हम भी आपके साथ आना चाहते हैं या आप हमारे साथ आइए। अनुप्रिया पटेल के पास एक सांसद, इकलौता सांसद, और कैबिनेट मंत्री है ना, एक इकलौता सांसद और कैबिनेट मंत्री, और सिर्फ एक स्टेट में पार्टी, एक स्टेट नहीं 3 जिलों में पार्टी, पूर्वांचल के 3 जिलों में कैबिनेट मंत्री। क्योंकि उनको पता है कि एक सांसद जरूर है, लेकिन 3 जिलों में जो 7 सांसद है, वहां ये हराने और जिताने की कंडीशन में है। तो 6 अगर उनको जीतना है तो 1 उनको देना पड़ती है। मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के पास 2 सांसद 2 स्टेट में, महाराष्ट्र में 1, हैदराबाद में 1, और एक हम तीसरा किशनगंज में 2nd नंबर पे आए, 3rd पे आए। लेकिन हम बहुत अच्छे 3 लाख वोट लेकर आए। अब उनको अगर ये एहसास हम दिला ले गए अनुप्रिया की तरह कि नहीं साहब, अगर ये 2 जो हैं, अगर इनको हिस्सा नहीं दिया जाएगा, इनको मंत्रालय में नहीं रखा जाएगा, तो ये हरा भौसी देंगे, तो ये घुटने के बल बैठ जाएंगे आपके सामने, ये घुटने के बल बैठेंगे आपके सामने। अब फ्री में आप इसलिए यूज होते हैं कि आप अपने से बेहतर भी सुनते नहीं। एक बार सुनिए, तो एक बार यकीन करके तो देखिए। आपके हमारे दादा भी यही करते थे, उन्होंने भी नहीं सुना। कि आपके हमारे वाले साहब ने भी यही किया, नहीं सुना। वही काम हम भी आप कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि हमारे आपके मिजाज अलग अलग हैं, हम लोग के जो सोच है वो प्रोग्रेसिव हो गई है,
जो हमारे बाप दादाओं ने नहीं देखा था वो हम देख रहे हैं। हमारे बाप दादाओं को लगा ये मुल्क उनका है, लेकिन आज हमारे बच्चों को एहसास दिलाया जा रहा है कि हमें एनआरसी बाहर कर दिए जाएंगे। हमारे वालिद साहब के लिए हालात पेश नहीं आए। मरहूम चले गए अल्लाह ताला के पास, हम सबको जाना है, लेकिन हमारे वालिद साहब से अगर कोई वक्त ये कहता कि ये दौर ऐसा आएगा कि आपको और आपके बच्चों को अपनी नेशनलिटी साबित करना पड़ेगी कि आप यहाँ के नागरिक हैं या नहीं है, तो यकीनी ना मानते। अरे कैसी बात करते हो, हमारे दादा यही थे, हमारे परदादा यही थे, उनके बाप यही थे, हमारा इतने पुश्तैनी मकान है, सब कुछ ठीक है। लेकिन अभी आपने देखा बर्मा से जो मुसलमान निकाले गए, वो वहां रह रहे थे सैकड़ों साल से, 100 साल से रह रहे थे, 150 साल से, एक झटके में बाहर कर दिया। बुरा वक्त कोई देख के नहीं आया, और बुरे वक्त की तैयारी करना पुराने करीब में भी है कि बुरे वक्त की तैयारी करो, और बुरे वक्त की तैयारी करना और अपने को मजबूत करना कहीं कोई गुनाह भी नहीं है। अब एक साहब खड़े हुए भी, उनको चाहिए हिंदू राष्ट्र। मुझसे पूछा गया कि भाई जो धर्म यहां पर है, अगर उसका राष्ट्र बनेगा तो आपको तकलीफ क्या है? तो हमसे तो सवाल भी नहीं बनता आपको। जब देश आजाद हुआ और उसके बाद जब बंटवारा तकसीम हुआ, तो पाकिस्तान को जिन्होंने बनाया था इस्लाम के नाम पर, मुसलमानों के नाम पर, इस्लामिक राष्ट्र के नाम पर पाकिस्तान बनाया गया था, धर्म के नाम पर। हमारे वालिदैन ने, हमारे अजदाद ने इस बात को लेकर कि इस्लाम के नाम पर, धर्म के नाम पर राष्ट्र बन रहा है, हम उसमें नहीं जाएंगे, हम हिंदुस्तान में रहेंगे, हमसे तो सवाल ही नहीं बनता है। हमने तो अपने राष्ट्र को इनकार कर दिया, तुम्हारा कैसे स्वीकार कर लेंगे? जो मुसलमान इस्लाम के नाम पे बने हुए राष्ट्र को इनकार कर सकता है, वो तुम्हारे धर्म के नाम पे कैसे राजी हो जाता है? और दूसरी बात, इस सरदारों में, सिखों में, जरनैल सिंह भिंडरेवाला ने अपने धर्म के नाम से, अपने धर्म के हिसाब से अपने राष्ट्र की मांग की, खालिस्तान। सिखों ने अपने धर्म के हिसाब से मांगा, उनके खिलाफ मिलिट्री एक्शन हुआ, ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया गया, वो आतंकवादी बताया गया कि धर्म के नाम के हिसाब से मांग रहे हो तो तुम आतंकवादी। तो हम सब मुसलमान अपनी देश की फौज के साथ खड़े हुए, हम उनके साथ नहीं खड़े हुए, हम फौज के साथ खड़े हुए कि हाँ बिल्कुल धर्म के नाम पे नहीं बन सकता। नागालैंड में एनएससीएन के नाम से एक संगठन बना। नागालैंड में जो जाति है वो नागा जाति है। नागा जाति के लोगों ने एक संगठन बनाया और उन्होंने कहा कि हम अपनी जाति के नाम से, नागा जाति के नाम से एक सॉवरन स्टेट चाहते हैं। सॉवरन मतलब खुद मुख्तार स्टेट, खुद मुख्तार स्टेट, हम नागा स्टेट चाहते हैं। तो भारत की सरकार ने कहा यह आतंकवाद नहीं है जो खुद मुख्तार स्टेट चाहते हैं, आजाद स्टेट जाति के नाम पर, उनको आतंकवादी घोषित किया, उनके खिलाफ जंग जारी हो गई, मिलिट्री एक्शन शुरू हो गए, वो स्टेट आर्मी के हाथ में दे दिया गया और आखिर में वो स्टेट आज भी भारत का हिस्सा है, खुद मुख्तार नहीं बनने दिया उसको। अब हमारा संविधान क्या कहता है, हमारे लोग क्या कहते हैं, हमारा देश क्या कहता है कि जो धर्म के नाम पे अलग करेगा वो भी टेररिस्ट, जो जाति के नाम पर अलग राष्ट्र की मांग करेगा, अलग स्टेट की, वो भी टेररिस्ट। तो जब सरदारों को टेररिस्ट कह सकते हो, नागास को टेररिस्ट कह सकते हो, तो तुम काहे कि टेररिस्ट नहीं हो? तो जवाब चाहिए मुझे, मैं जवाब मांग रहा हूं। और अगर आपको लगता है कि आप बना लेते हो, आप अलग बनाएंगे, अपना जाता, हमको इसमें रहेंगे, हमारा तो मुल्क है। खैर ये मौजू नहीं था यहां पर बात करने का। लोकसभा चुनाव के बाद हो सकता हो कि जो कारपोरेशन चुनाव है वो लोकसभा चुनाव के बाद, लोकसभा चुनाव हो सकता हो पहले हो जाए। आप सबको यहां से निकलकर मजबूती के साथ ये तय करके जाना है कि आपकी पार्टी और आपके आने वाले जो भविष्य, यानी हमारे भविष्य बच्चे हमारे, उनकी पार्टी मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन है। हम सब हारे या जीते, हमको अपनी पार्टी का साथ देना है। आपने अक्सर देखा होगा कि जैसे कोई चुनाव में खड़ा होगा, जैसे आप खड़े हो चुनाव में,
पूरा मोहल्ला कहता है आप हार जाएंगे, ठीक, लेकिन परिवार आपके साथ खड़ा रहता है, वो कहता है हार जाएंगे तो हमारे चाचा है, हमारे बाबा है, हमारे पापा है, हमारे मामू है, हमारे खालू है, हमारे भाई है, हार जाएंगे तो क्या हुआ, हम इनका साथ नहीं छोड़ सकते। ये बात हम पे लागू होती है, तो ये बात जब हम अपने पर्सनल जाती उस पर लागू कर सकते हैं तो ये बात असद साहब के साथ लागू क्यों नहीं हो सकती? ये आपकी अपनी पार्टी है, आपसे लोग कहेंगे हार जाएंगे, कहिएगा हार जाने दो, बर्बाद हो जाओगे बर्बाद हो जाने दो, सरकार नहीं बनेगी नहीं बनेगी, मिट जाओगे मिट जाने दो, लेकिन हम रहेंगे इन्हीं के साथ, इतनी मजबूती के साथ खड़े होंगे। 1984 में हमारे क्या एक गुप्ता था, जहां मैं रहता हूं वहां से आगे बढ़ेंगे चौराहा पड़ता है, खालाबाजार चौराहा, तो गुप्ता जी नया 84 का चुनाव हुआ, तो उसमें हमारे फादर ने गुप्ता जी से पूछा, भाई गुप्ता जी किसको वोट दिया? उसने कहा कमल को। तो कमल था ही नहीं, पूरे देश में 2 सीटें आई थी, कोई जानता ही नहीं था, कहीं 500 वोट, कहीं 1000 वोट, कहीं 800 वोट, इस तरह मिलते थे कमल को, कहीं 200 वोट, कहीं 100 वोट, ये कमल के वोट थे, बीजेपी के। जनसंघ खत्म करके बीजेपी बनी थी, बलराज मधोक को हटाकर बीजेपी बनाई गई थी। तो डैडी ने पूछा, फादर ने हमारे, कि भाई गुप्ता जी तुमने किसको वोट दिया? कांग्रेस का दौर था और इंदिरा गांधी की मर्डर हुआ था, तो 50 हमने बीजेपी को वोट दिया, तो फादर ने कहा कि तुम अपना वोट गड्ढे में डाला है। तो बहुत मुस्कुरा के उसने कहा कि हमें पता है हम गड्ढे में डाला है, लेकिन वकार साहब ये गड्ढा कभी तो भरेगा, ये गड्ढा हम लोग भरेंगे। और उन्होंने गड्ढा भर दिया, 84 से और 99 में सरकार बना ली, 15 साल में उन्होंने गड्ढा भर दिया, और आज गड्ढा ओवरफ्लो कर रहा है, आज गड्ढा ओवरफ्लो हो रहा है और बाकी लोग खत्म हो रहे हैं। तो मैं चाहता हूं आप में जज्बा होना चाहिए कि लोग कहीं गड्ढे में डाल दिया, कहिएगा हम ही गड्ढा भरेंगे, ये गड्ढा भरेंगे ये। अब आप लोग का बहुत वक्त ले लूंगा, वक्त ज्यादा मैं बोल दिया। इंशाल्लाह अगले साल स्थापना दिवस पर अगर जिंदा रहे तो फिर मिलेंगे। जब मैं पार्टी में आया तो बड़ी मजेदार किस्सा सुनिएगा आप। जब मैं पार्टी में आया तो 3 महीने के बाद से एक चीज शुरू हो गई कि ये भाग जाएंगे। अब पॉलिटिकल आदमी में और नॉन पॉलिटिकल आदमी में फर्क समझिए, सियासी और गैर सियासी आदमी में फर्क समझिए। जब मैं 17 में आया तो सरकार की पार्टी से आया, जो पार्टी सरकार में थी, और मैंने पहले ही कहा मैं MIM में आया, मेरे पास ऑप्शन बहुत थे। तो 3 महीने के बाद से मेरे बारे में कुछ गंदे लोग जिनका कोई मकसद नहीं है पार्टी को मजबूत करना, ये साथ ही चले जाएंगे, ये भाग जाएंगे। 6 साल हो गए साहब। तो अक्सर होता था, मैं सुबह सुबह उठता था, फोन आता था कि वो फला तो आपके बारे में ये कह रहा है कि आप चले जाएंगे। फिर एक दिन फोन नहीं आया तो मैं बड़ा अचंभे में कि आज फोन कैसे नहीं आया मेरे पास, मैं भाग जाऊंगा। हाँ भाई, मुझे बड़ी हैरत हुई कि जो लोग ऐलान करते हैं कि वो ठीक ठाक हैं, आज भी 6 साल हो गए मैं तो कहीं नहीं गया और न जाऊंगा। लेकिन ये आप लोगों को बता के जा रहा हूं कि जो लोग ये बार बार कह रहे थे कि चले जाएंगे, मुझे लगता है कि उनके दिन पूरे हो गए। मुझे लगता है अब उनके दिन पूरे हो गए। 4-6 तो चले गए बेचारे, ठीक है ना। और अल्लाह ने चाहा मैं वही मजबूती से खड़ा, तो आज भी खड़ा रहूंगा और आगे भी खड़ा रहूंगा इंशाल्लाह। अगर जिंदा रहा, मौत ना आई, तो अगले साल फिर आपसे मुलाकात होगी और स्थापना दिवस हम सब मिलकर साथ में मनाएंगे।